अच्छा बच्चों, आज हमारा फोर्थ मोशन चैप्टर खत्म हो गया है। कंप्लीट तो नहीं कह सकते, एक दो टॉपिक शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ एक्सेस के भी शॉर्ट रहते हैं हमारे पास। तो एक्सेस के शॉर्ट के साथ साथ हम उस टॉपिक के भी शॉर्ट को मैं मेंशन करके आपको करवा दूंगा। अब हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं जिससे हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। आइडिया 11 और ये मेरे पास चैप्टर क्या हो गया है जी, मैक्सिमम फिनिश हो गया। टोटल फिनिश नहीं इसके क्योंकि अभी न्यूमेरिकल रहते हैं। एमसीक्यूज है जी बेटा, डे 11 है। आई होप कि काफ़ी कुछ आपके पास आपके ब्रेन में पहले ही कुछ चीज़ें मौजूद होंगी जिसके ज़रिए सोल्व करेंगे। और यहाँ पे है अ डक फ्लाई 60 मीटर्स इन 10 सेकेंड, व्हाट इज अ डक स्पीड। एक सबके पास एक बेटा होना चाहिए, एक रफ पेज होना चाहिए, रफ आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए जिस पे आपने क्वेश्चंस का सलूशन निकाल के मुझे आंसर देना है। ड्रैग कर सकते तो वेल डन, नहीं तो एक पेज निकालो और इसको सोल्व करो। चलो ख्याल कर लेते हैं, अगर आपने ख्याल लगाना है तो ट्राई करो। चलो ये सी ऑप्शन है, ठीक है। कोशिश करो कि उसका सोल्यूशन लगाओ, ठीक है। बैठ के करो सोल्यूशन, हिलाना दे। और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है? नहीं है, चलो आ जाएगा जल्दी। अगर फिजिक्स को आसान बनाना है तो फिजिक्स की एक छोटी सी विश होती है कि कभी भी उसके लेक्चर को मिस मत करो। वो उतनी आसान लगेगी। इसी तरह ना रुच, जैसे लेक्चर मिस होता है तो टेंशन होती है, पता नहीं क्या चीज़ और कितना टफ वो टॉपिक निकल गया। 8 ए, चलो जी एक ऑप्शन ए भी आ गया। हुदा, मैं साथ वाली क्लास से कैलकुलेटर लेके आता हूँ। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो देना मुझे। आपको ज़रूरत है कैलकुलेटर की? आपको तो नहीं ज़रूरत। ये एक कैलकुलेटर ले लो एक्स्ट्रा, वो दोनों यही ऑप्शन है। तो चलो देखते हैं बेटा, तुमने 600 निकाला था, हमारा ये कैसे आया। अ डक फ्लाई 60 मीटर इन 10 सेकेंड। जो डक फ्लाई कर रहा था वो 60 मीटर के डिस्टेंस से कवर कर रहा था, यानी डक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 60 मिनट। और टाइम वो कितना ले रहा था, 10 सेकेंड के अंदर वो क्या कर रहा था, डक की फ्लाइमेंट हमें बता रहा है, ठीक है। डक की हॉवरिंग जो है वो हमें बता रहा था। तो उसकी वी बतानी थी, तो हमें पता है वी के लिए क्या फार्मूला होता है, एस बाय टी। तो v इज इक्वल टू 60/10 और v इज इक्वल टू, मैंने बेटा कोई भी एमसीक्यूज खुद से नहीं लिया, कुछ एमडी कैट के हैं, कुछ ई कैट के हैं, कुछ पास्ट पेपर के हैं। और मैक्सिमम आपके 17 प्लस एमसीक्यूज पास्ट पेपर के हैं और 10 और आई थिंक 12 तक आपके ई कैट और एमडी कैट की निशानी के लिए, जिनको पता चले कि टफ कितना आपका पेपर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट यूनिट ऑफ साइंटिस्ट यूज सोर्स मेयर फोर्स न्यूटन। ये तो बेटा आपका पास पेपर का है आपका ये आंसर, ठीक हो गया। तो व्हाट यूनिट डू साइंटिस्ट यूज टू मेयर फोर्स, न्यूटन को बेटा यूज किया जाता है फोर्स के यूनिट के लिए, ठीक हो गया। अ फोर्स 50 टाइम्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg which is at the rest interval of the 3 second, then impulse is। इम्पल्स बेटा हमने फाइंड करनी है। इम्पल्स का फॉर्मूला अगर मैं आपको दे दूं तो ये इज इक्वल टू होती है एफ मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ मैथ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पे मैथ इग्नोर हो जाएगा। और अ फोर्स ऑफ 50 डाइंस, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो डाइंस को न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करना है, बस हमने यहाँ पे इस चीज़ को देखना है। तो बस अगर मैं डाइंस को न्यूटन के अंदर कन्वर्ट कर लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। आई इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू अ लार्ज फोर्स अप्लाई इन अ वेरी shortest time, this is called impulse। a large force apply in a shortest time, this is called impulse। या maximum force apply in a shortest time, this is called impulse। तो impulse की definition भी हमें easily आती है। अब देखो मेरे पास फोर्स की गिवन को मैं चेंज कर रहा हूँ, 50 डाइंस गिवन है मेरे पास, ठीक हो गया, ऐसी है। अब जो 1 डाइंस होता है ना,
वो इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁵ न्यूटन। कितने डाइंस हैं? 50। तो 50 डाइंस किसके इक्वल हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन। तो यानी फोर्स किसके इक्वल आ गई? फोर्स आ जाती है 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन। आई समझ? तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स की जगह इसको रिप्लेस करता हूँ, आप अपना अपना आंसर निकाल लो। मैं यहाँ से इसका डेरिवेशन करके इसका आंसर निकालता हूँ। देखो मैच होता है आपका मेरे साथ। मेरी कोशिश होती है कि जो कैलकुलेटर बच्चा यूज़ करता है वो हमेशा नाकाम होता है अपनी लाइफ में। नाकाम तरीन बच्चा होता है जो कैलकुलेटर, जितनी मर्जी टफ से टफ भी कैलकुलेशन आएगी मैं आपके सामने बिना कैलकुलेटर करते नजर आ आऊँगा। जो बच्चे अपने ब्रेन को बिल्कुल बिल्कुल डेड कर देता है और सिर्फ कैलकुलेटर पे डिपेंड रहता है। वन 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁵। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट आता है। 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ इसका न्यूटन यूनिट है। क्लियर? तो अब जितनी भी कैलकुलेशन होगी अब देखोगे बिना अंडर रूट तक भी बिना कैलकुलेट के लिए जा सकते हैं। और आपके लिए कैलकुलेटर की तो जितनी कम यूज़ करोगे उतना फ़ायदा। ना ई-कैड में कैलकुलेट के अलाउमेंट है और ना ही आपके एमडी-कैड में कैलकुलेटर नॉट अलाउ। ठीक हो गया? ये बेटा आपका एमसीक्यूज था ई-कैड का। क्लियर है? कोई टफ एमसीक्यूज? बट डाइंस की कन्वर्जन करनी थी और बाकी एमसीक्यूज ईजी था हमारे पास। अगला देखो, किसको नहीं समझ आई? फातिमा आगे चलो। अगला लगाओ बे मुसलमानों, लगाओ तुक्के, लगाओ दिमाग। एक पकड़ते हैं फ्लाइट, उसे कहते हैं ईस्ट जाके उतारते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है। चलो जी हैं। हाँ हॉरिजॉन्टल बेटा कुछ भी हो सकता है ना। हॉरिजॉन्टल इस तरह भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल अगर नॉर्थ साउथ को इस तरह बना दूं, इस पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं बेटा। उन्होंने बताया है अ पर्सन इज मूविंग रफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट। हाँ वो ईस्ट की तरफ ही जा रहा है। ये कह सकते हैं देखो एक रफ सरफेस है और इसके ऊपर वो किसकी तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। देन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड। शाबाश। तो हमें पता है जब हम जमीन पे चलते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें ऑपोजिट उतनी फोर्स लगा के रोकने की ट्राई करती है। अगर मैं आगे की तरफ चलता हूँ तो वो उतनी फोर्स लगा के मुझे पीछे की तरफ ऑपोजिट उसी स्टेट की, क्योंकि इनर्शिया को स्टेबल करना होता है। एक नॉर्मल बॉडी के ऊपर किस किस किस्म की फोर्स लग रही होती है? एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक उसकी अपनी नॉर्मल फोर्स। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ तो यहाँ से ऑपोजिट क्या लगती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये एक्सटर्नल फोर्स होगी, ये नॉर्मल फोर्स होगी और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक बॉडी पर अपनी 3 फोर्सेस होती हैं जो एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर और ऑपोजिट होती हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के क्या होती है? ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए उसके ऑपोजिट फोर्स लगाएगी और वो लगाएगी वेस्ट की तरफ ही लगाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर ए कंसीडर हो गया। और ये बेटा आपका अपना पास पेपर का एमसीक्यूज है, या ओके अपने पास पेपर का एमसीक्यूज है। कोई मुश्किल है तो उसी वक्त पता चल गया था आपको, सिर्फ डायरेक्शन का नहीं पता था नॉर्थ साउथ की। चलो, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। चलो जी ये तो आसान है, ये एमडी कैड का, एमडी कैड में आया गया बेटा ये क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द, ये एमडी कैड में आया बेटा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। किस केसेस के अंदर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती? पहले अ काइट स्किलफुल हेल्ड स्टेशनरी, यानी एक काइट स्टेशनरी हालत में है तो उसकी फोर्स 0 हो सकती है। स्टेशनरी हालत में, स्टेशनरी हालत में एक्सेलरेशन क्या है? 0, तो फोर्स क्या होगी? 0। तो ये केस तो बेटा निगलेक्ट हो गया। पहले वो केस निकाल दो जो सेटिस्फाई नहीं है।
ये तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। स्टेशनरी हालत में एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। तो उन्होंने वो केस पूछा जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो यानी फोर्स जीरो ना हो, या तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लो या फोर्स फाइंड कर लो। अब बार फॉलिंग फ्री फ्रॉम द हाइट, इसको इसको बाद में डिस्कस कर। अ हेलीकॉप्टर, तो ये बेटा आपका आंसर होता है अ बाल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट। अब देखो एक बाल फ्रीली डाउनवर्ड आ रही है, इसका कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इस पे ऑलवेज एक्ट क्या करेगी, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक्ट करेगी, तो यानी कभी भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता तो कभी भी फोर्स जीरो नहीं हो सकता। तो ये बेटा आंसर हमारे पास ठीक है। अगला भी वैसे भी डिस्कस कर लेते हैं। आ हेलीकॉप्टर हॉवरिंग अबव द ग्राउंड, एक हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, हॉवरिंग का मतलब है कि वो बस ऊपर की तरफ मंडला रहा है यानी खड़ा है, और हेलीकॉप्टर एक स्टेबल है। चले जाओ, ये सही तरीका है। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडला रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहा है, ठीक है, तो लेकिन उसकी मूवमेंट जीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अ कॉर्क फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, एक कोई भी कवर वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट कर रहा है उसकी स्पीड होगी क्योंकि उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी। कभी वाटर के ऊपर कोई चीज फ्लोट करते हैं अपनी स्पीड चेंज कर सकती है, जिस वाटर की स्पीड होगी वही स्पीड उसकी होगी। तो यानी ऊपर फ्लोटिंग करता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को कांस्टेंट करता है, जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या कंसीडर किया जाता है, तो यानी फ्लोट करता हुआ ऑब्जेक्ट कभी भी एक्सेलरेटेड नहीं हो सकता ऑन वाटर सरफेस, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई गई हो। एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो बेटा वो फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी ना। चलो जी, आई समझ बेटा इसकी जो किया। अब देखो, a body is thrown vertical upward and rise a height 10 meter, then the time taken by the body to reach of the highest point, टाइम फाइंड करना है जी बेटा आपने। a body is thrown vertically upward, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड सेंड किया, and rise to the height 10 मीटर की हाइट पे वो चले जाती है, और then the time taken of the body reach the highest point। चलो जी बेटा, एक मैं बॉडी को थ्रो करता हूँ, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाता हूँ, एक बॉल है, इसको यहाँ से इसका हाईएस्ट पॉइंट लेट कंसीडर कर लेते हैं, ये है, इससे ऊपर नहीं जाती वो, यहाँ पे जाके कितना टाइम लेगी यहाँ तक जाने के लिए, वो ये फाइंड करना है। अगर उसकी हाइट कितनी हो जाए 10 मीटर, ठीक हो गया। इसको इधर तक जाने के लिए किस तरह जाना पड़ा, इसको वेलोसिटी के साथ। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। कल केस डिस्कस किया था ना अपने, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जीरो हो जाती है, ठीक हो गया। अब हमने इसको फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये चीजें बेटा मेरे पास गिवन है इसमें, टी एच और वी आई वाई। प्रोजेक्टाइल मोशन में से बेटा एक फार्मूला उठा सकते हैं हम, इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में से, क्योंकि आपने नहीं किया होगा, आपने लेक्चर नहीं लिया होगा प्रीवियस, तो पता नहीं कब लोगे अब जाके प्रोजेक्टाइल मोशन का। हाँ जी, तो ये इम्पोर्टेंट था, दो ही बेटा लॉन्ग इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर के, मैं 600 दफ़ा बता चुका हूँ, एक इलास्टिक और एक प्रोजेक्टाइल। तीसरा लॉन्ग लॉ कंजर्वेशन है, चौथा लॉन्ग वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये नॉन इंपॉर्टेंट है और दो इंपॉर्टेंट, आज चारों में से कोई सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट की तरजीह हमेशा इंपॉर्टेंट की तरह ही दी जाती है। तो ये प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो, एस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वी आई टी प्लस, ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट देखो, वी आई टी क्या है मेरे पास, वी आई अगर वाई हो, एस एच हो, तो वी आई वाई क्या कंसिडर किया मैंने, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होता है, तभी वो नीचे आती है। वेलोसिटी जीरो होगी तो वापस, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो वो तो अपनी अर्थ सरफेस को भी क्रॉस कर जाएगी। अर्थ की लेयर्स को जो होती है, एटमॉस्फेयर की लेयर को, जीरो प्लस 1/2 हाइट की तरफ जा रहा है, एक्सलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच आ गया मेरे पास बेटा 1/2 जी टी का, टी फाइंड करना है, उधर दोनों चले जाएंगे, एच मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर की बजाय मैं अंडर रूट लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एच मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई जी, क्लियर। टी इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, एच की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई
10, दरअसल 9.8 है। तो हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं ना तो अप्रोक्सीमेट करते हैं, क्योंकि कैलकुलेट यूज करने की इजाजत नहीं होती। तो अप्रोक्सीमेट जिसके करीब आता है वो आंसर हमारा 100% एग्जैक्ट होता है। ये अपने दिमाग में छोड़ दो कि मैं ऐसे करूंगा एग्जैक्ट नहीं आया, अप्रोक्सीमेट भी इक्वल है तो आपका बेटा 100% इक्वल होता है। आप देख लेना, मैच करके देख लेना कैलकुलेटर से, और जो मैं करने वाला हूँ उससे कैलकुलेट करके देख लेना। 10 10 से कटा, t इजिकल टू क्या आ गया 2, 2 का अंडर रूट लूंगा तो क्या बनेगा 1.3, तो मैं लगा सकता हूँ 1.4 इसका आंसर। आप कैलकुलेट करके देख लो, इधर 9.8 कंसीडर करो, ठीक है, फिर कैलकुलेट करो क्या आपका आंसर आता है इसमें से। देखो इसका अंडर रूट ले लो, तो 1.3 भी तो कहीं नहीं ना है, 1.3 के करीब कौन सा है 1.4। आ रही समझ? तो इसलिए बेटा बिना कैलकुलेटर के भी हमारे आंसर इजीली सोल्व होते नजर आते हैं। समझ आया इसका? और वी आई वाई जीरो कैसे हुआ बेटा, ये हमने प्रोजेक्टाइल केस के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। चलो जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू स्टोन होज मैसेज आर इन रेशियो 1:2, यानी m1 और m2 मेरे पास दो मैसेज हैं, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 है। स्ट्रेट अप विद द इनिशियल स्पीड एंड द सेकंड स्टेप डाउन सेम स्पीड, एक को इनिशियल स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और एक को सेम स्पीड से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। ये याद हो कि मैंने एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। मैसेज कम और ज्यादा होने की वजह से टाइम लगेगा। अगर दोनों की स्पीड कांस्टेंट हो तो हिट भी ग्राउंड के साथ सेम स्पीड से करेंगे, ऐसे समझा था ना हमने। चलो नहीं याद तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 है बॉल की, v1 की, v2 की भी वेलोसिटी क्या है 10 है, क्लियर। v2 नीचे आता है, ग्राउंड पे हिट करता है, हिट करते हुए इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। ये पहले ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फिर ये वापस नीचे आएगा, फिर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10, और फिर ग्राउंड पे हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी फिर किस सेम से होगी, तो ये सेम स्पीड से ग्राउंड के साथ हिट करते नजर आएंगे। ये डिस्कस कर चुके हैं ना हम। चलो इसमें से केस निकाल दो, शाबाश। बोथ विल हैव द सेम स्पीड व्हेन दे हिट द ग्राउंड। टाइम सेम नहीं होगा यार, वो टाइम का पूछ सकते हैं। बोथ हैव रीच द डिफरेंट टाइम बट इन द सेम स्पीड। अब तो मैच भी डिफरेंट है तो और ज्यादा डिफरेंट टाइम आएगा। पहले जिसका मैच ज्यादा होगा वो सबसे पहले हिट करेगा, जिसका मैच कम होगा वो बाद में हिट करेगा, लेकिन स्पीड में सेम या कांस्टेंट एज अ यूजुअली हम दोनों यूज कर लेते हैं, सेम भी और कांस्टेंट भी। समझ आई इसकी? आ रही है एमसीक्यू उसकी समझ? ये भी बेटा आपका एमसीक्यू आई थिंक ईकैड एमडी कैड का ही पास पेपर का नहीं है। इफ द टाइम फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल, पास पेपर बेटा आपका, व्हाट हैपेंड टू मैक्सिमम हाइट अटेन। इफ द टाइम फ्लाइट डबल कर रहे हैं तो हाइट कितनी मेंटेन करेगा, टाइम वो डबल कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 2t कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 2t कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट व्हाट हैपन टू द मैक्सिमम हाइट अटेन, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन करनी है हमने, एच अटेन करना है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट पे साइन थीटा कितना होता है मैक्सिमम, कल डिस्कस किया था ना, मैक्सिमम हाइट पे साइन थीटा क्या होगा मैक्सिमम, तो साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 90 पे वो मैक्सिमम देता है, तो थीटा भी मैंने कंसीडर कर लिया मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए। मैक्सिमम हाइट के लिए हमें साइन थीटा मैक्सिमम किस पे देता है, किस एंगल पे देता है 90, साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो 1 मैक्सिमम वैल्यू देता है। इससे नीचे नीचे रहती है इसके ऊपर वाली नेगेटिव चले जाती है, वो और कम चले जाते हैं। आ रही है समझ?
तो थीटा 90 है, एच ही है, टी इज इक्वल टू 2t पुट कर दिया, तो हमने हाइट फाइंड करनी है, तो उनको तो फार्मूले रिवाइज नहीं है। आप लोगों को शायद टाइम फ्लाइट और टाइम के फार्मूले रिवाइज होंगे, तो अगर रिवाइज हैं तो ठीक है, नहीं रिवाइज तो देखो उन्हें जाकर मैच करो कि मैं गलत तो नहीं मेंशन कर रहा इधर, क्योंकि शायद कि मेरे गलत हो जाए। अगर मेरे गलत हो गए तो समझ लेना आपके भी गलत हो गए। ये दो फार्मूले हैं, फिर ही कंपेयर करेंगे ना। टाइम फ्लाइट का और हाइट का फार्मूला है ना, इसको कंपेयर करना है हमने अभी। यही फार्मूले हैं, पक्का क्लियर। देख लो, गलत हुए तो बड़ा एमसीक्यूज भी गलत ही आएगा। T इज इक्वल टू 2 VI साइन थीटा ओवर जी, H इज इक्वल टू VI का स्क्वायर साइन थीटा। आपका पास पेपर है ये, यही फार्मूला है, क्लियर। अब इसको आपस में कंपेयर करना है, जिसने कल कंपेयर कर रहे थे, और हमने हाइट निकाल लेनी इसको कंपेयर करके। और थीटा कितना है? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 1 1। तो मैं इसको मेंशन कर सकता हूं, T इज इक्वल टू 2 VI ओवर जी, VI का स्क्वायर ओवर 2G। कर सकता हूँ ना, थीटा क्या है? मैक्सिमम है। इसको मैं खत्म करता हूँ, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करने की ट्राई करता हूँ। इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करने के लिए मुझे सेम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। चलो जी, H इज इक्वल टू VI का स्क्वायर ओवर 2G। मुझे क्या चाहिए? 2 VI ओवर G। तो अगर यहाँ से मैं VI की वैल्यू फाइंड करता हूँ टाइम से, तो क्या फाइंड होगा टाइम से VI की वैल्यू? T3G ओवर 2 इज इक्वल टू VI। VI की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूँ। आप कंपेयर समझ आ रहा मैं कैसे कर रहा हूँ? मैंने यहाँ से VI की वैल्यू ले ली, इसके अंदर पुट कर दी, क्योंकि मुझे हाइट के साथ टाइम को कंपेयर करना है। बाकी हर चीज को खत्म करता नजर आएगा, हर चीज खत्म होगी, खुद देखोगे। T इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VI कितना है? 2 VI ओवर G का स्क्वायर ओवर 2G। ये तो 2 VI नहीं, ये था 2G ओवर TG ओवर 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। H इज इक्वल टू T का स्क्वायर G का स्क्वायर ओवर 8G। 2 का 4, 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे ये कटा इसके साथ, तो यहाँ पे हाइट क्या आ गई? टाइम क्या आ गया? T का स्क्वायर G ओवर 8। टाइम को डबल करना है, टाइम को डबल करते हैं। H इज इक्वल टू 4T का स्क्वायर G ओवर 8, 1 और ये 2 ज़ा कटा, तो क्या बना? T का स्क्वायर ओवर 2 और ये G। तो हाइट और टाइम का आपस में रिलेशन क्या बना? आई समझ कि मैंने टाइम को पुट किया किसके अंदर? हाइट के अंदर, और यहाँ पे हाइट और टाइम की रिलेशन आ गई, और टाइम और हाइट की रिलेशन मेरे पास क्या आ गई? चलो, द नेट फोर्स ऑन द बॉक्स, ये तो इजीली है। नेट फोर्स ऑन द बॉक्स, नेट फोर्स F1 F2 F3, F net इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। क्या आंसर आता है? ठहरो, नेट फोर्स बताओ क्या आंसर आता है? ए कैसे? तुक्का मुसलमान शुरू। नेट फोर्स आपका क्या आता है? तुम्हें ट्रैक्शन बोल गई। हाँ, किस डायरेक्शन में 10 आ रहा? राइट में बच रहा है, लेफ्ट में बच रहा है? लेफ्ट में बेटा 10 बच रहा है।
क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन किससे इसका साइन शो करेंगे, नेगेटिव। तो अगर F1 इसको कह दूं मैं, एफ नेट किसके इक्वल हो गया 60, F2 किस में चला जाएगा, इसके ऑपोजिट बैठा हुआ है तो दोनों किस में चले जाएंगे, तो ये किधर बचेगा 10 न्यूटन लेफ्ट साइड पे बचेगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वेक्टर किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे, और स्केलर किस पे डिपेंड करता है, जस्ट मैग्नीट्यूड पे। उसका भी आंसर यूज आ जाएगा। ये भी एमडी कैट का करवाया था जो पीछे करवाया हुआ, और फिर भी गलत किया आप लोगों ने, है ना। चलो, the ratio of the magnitude average velocity to the average speed of the moving in a straight line। चलो जी, पहले मैं एवरेज वेलोसिटी बता दूं। एवरेज वेलोसिटी पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने डिवाइड फाइंड कर लेना। देखो पहले यहाँ से लेके एक स्ट्रेट लाइन है, ए से बी की तरफ बॉडी जा रही है, क्लियर हो गया। तो आपने रेशियो बनानी है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की। वेलोसिटी और स्पीड की रेशियो बनानी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लो और एवरेज स्पीड फाइंड कर लो, क्या रेशियो निकलेगी, क्या अपने से निकालो। शाबाश मानो, तो पहला ही तुक्का, बिना सोचे समझे तुक्का जा ले रहे तो हैं। ऑप्शन है नहीं है वन लेस देन वन, यानी वन लेस देन वन आ रहा है तुम्हारा, है ना। और स्पीड कहते हैं टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। वेलोसिटी कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं टोटल, ये डेफिनेशंस भी है बेटा आपकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल। जब पुट करेंगे टाइम कट जाएगा आपस में। पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका लेट कर लो, कितना हो सकता है, एक से लेके दो तक, चलो 2.5 कर लो। आवर टाइम कर लो, टाइम नहीं गिवन है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो सकता है, डिस्टेंस क्यों ज़्यादा है भाई, इसका शॉर्टेस्ट ढूंढ के दिखाओ मुझे। 2 पॉइंट, इसका शॉर्टेस्ट ढूंढ सकते हो, आपस में डिवाइड करो, ये आपस में डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा, समझ आई। आप लेट एक्स भी कर सकते थे, कुछ भी लेट कर सकते थे, जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस है, क्योंकि इसका तो शॉर्टेस्ट है ही नहीं। जब आपका शॉर्टेस्ट नहीं होता, स्पीड डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकता। डिस्टेंस ग्रेटर देन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस लेस देन कभी भी नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। यही तो मैं बात बता चुका हूं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है, कभी भी डिस्टेंस लेस देन नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। समझ आई यहाँ तक, आ रही है समझ या नींद आ रही है, दोनों में से बता दो। चलो जी, नींद आ रही है तो अगला एमसीक्यू आप उमर जरार करके दिखाने वाले मुझे, बी अटेंटिव होके। चलो जी, उमर साहब, व्हाट इज अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तो आसान है, ये तो गर्ल्स ने अपने पहले ही सोच लिया दिमाग में, ये तो आसान है। चलो बता, तुक्का ही लगा दो। चलो, हाइपरबोला, पैराबोला, वेवियल लाइन और नन ऑफ दिस। देखते हैं, नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक के तुक्के कितने अंदर। कहते हैं ना बोर्ड में नहीं चीज़ पता, उसके क्या करोगे, क्योंकि अब तो पढ़ के तो जाने वाले नहीं है। जितने कंसेप्ट क्लियर करने हो तो इधर ही बैठ के करने हैं। अगर आपके पास कंसेप्ट हो तो आप तो सही लगा दो। हैं 20, शाबाश। आपका तुक्का बी, क्यों अरूज का तुक्का बी, बी
ये कल डिस्कस किया, इतना जबरदस्त तुक्का कैसे लगाया? तुक्के चल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। आप इसकी वजह से लगाया? तो उसने अपना तुक्का लगाया। बेटा तुमने बाहर जा, तेरा किसी ने यूज नहीं किया तुक्का। एन ऑब्जेक्ट इज एक्सलेटेड, ये भी बड़ा आसान है। उमर, दो आंसर यार। एन ऑब्जेक्ट इज एक्सलेटिंग, एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना। और स्पीड एक मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है। हो गए यार, मेरी बात करवा दो ना, माने कहूँगे वाह मेरा मोबाइल उधर लगा हुआ है तो भाग जा तुम। नहीं जाऊँ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, मैं आ रहा हूँ बस। तो फिर वापस आ जा, मैं इधर 9 बजे तक हूँ। बेटा नहीं बेटा, दिन नहीं है हमारे पास, मंडे को टेस्ट है, दिन नहीं है हमारे पास। मान लेना गलतियाँ करी है, इतने कमज़ोर नहीं हो, थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा कर ले, ट्रिग्नोमेट्री में लिखवानी है। कोई नहीं भी टेस्ट है, अभी तो सिर्फ 9 यूनिट किया, हमने 10 भी नहीं स्टार्ट किया। टेस्ट ले लेता हूँ ना। हाँ 7 बजे आ जाओ, मैं ऐसे भी कह रहा हूँ 7 बजे वापस आ जाए, इसके साथ ही वापस आ जाना 7 बजे। नहीं लगता ज़्यादा टाइम, होके तो आओ ना, तुम पहले ही घबरा गए, ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैसेज कर देना। क्या? इट्स वेलोसिटी इज लार्ज, बिना हटके? बेटा एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर साइड ढूंढ लो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ढूंढो। डायरेक्शन आएगी, वेलोसिटी ना आए, और मैग्नीट्यूड आएगा एक। यहाँ पे स्पीड कंसीडर कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड को, स्केलर को। ओनली व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड चेंज, ओनली व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंज, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ वेलोसिटी लिखते तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे। वेलोसिटी लार्ज बेटा हो रही है, लार्ज वेलोसिटी नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही। लार्ज वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। इफ इट्स वेलोसिटी लार्ज, उसकी बड़ी वेलोसिटी है, नथिंग टू चेंज। लेट करो वेलोसिटी लार्ज में बना लेता हूं, इन्फिनिटी है, इतनी लार्ज हो सकती है, इससे ज्यादा लार्ज तो नहीं ना कोई हो सकती। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? 0। तो फिर कैसे डिसाइड कर सकते हो? यहाँ पे स्पीड मैग्नीट्यूड है यानी स्केलर है, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, वो क्या कराएगा? एक्सेलरेटेड कराएगा। आ रही समझ? सी ऑप्शन था। A body thrown with the velocity, ये बेटा आपके ई कैड का है, वो पिछला पास पेपर था ई कैड का है, ये बड़ा आसान है। वेलोसिटी 4i + 3 मीटर पर सेकंड, इट्स मैक्सिमम हाइट g इज इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट फिर फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट पे फाइंड करनी है। g गिवन है, और मैक्सिमम हाइट पे vi लेनी पड़ेगी ना मुझे। मैंने मैक्सिमम हाइट यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हाइट मैक्सिमम फाइंड करनी है। मैक्सिमम हाइट पे थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे vi x, ये x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? y। j रिप्रेजेंट करता है y डायरेक्शन को, x रिप्रेजेंट करता है, i रिप्रेजेंट करता है x डायरेक्शन को। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? y डायरेक्शन। तो मेरे पास vi y कितना हो जाएगा? यहाँ पे vi y 0 नहीं किया उन्होंने, कितना किया? आई समझ? हमें पता है ना आई एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये तो इधर मैक्सिमम हाइट पे मुझे क्या चाहिए होता है? वाई चाहिए होता है। तो बेटा ये गिवन है मेरे पास, मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लो। यहाँ पे टाइम नहीं ना है, तो टाइम वाला यूज भी नहीं ना करेंगे, हाइट फाइंड करनी है। टाइम वाला तो नहीं लग सकता ना फार्मूला। तो एक एज का फार्मूला लगा दो ना, एज का फार्मूला क्या है? चलो ये फार्मूला दे तो दिया है, इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वी आई वाई हो जाएगा बस। फिर कैलकुलेट,
कैलकुलेटर के बगैर करो। फार्मूला बेटा मेरे पास ड्राइव होता है H इज इक्वल टू, फिर तेरा बी आ गया, बड़ा बदतमीज है, सोच ले। बी 9 को 20 पे डिवाइड करो तो 0.45 ही आता है। चलो फिर 0.45 होना, उन्हें कैलकुलेट किया है। नहीं होता तो मैं ऐसे कैलकुलेट करता है इसको। ट्वेंटी हाउ मैनी टाइम्स था, इधर 90 कर लेता हूँ ना, इधर आ जाएगा 4 का। 0.45 आंसर आ गया। क्लियर हो गया आंसर, समझ आ गया या नहीं समझ आया? वो कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा दिया था, उसमें सिर्फ हमें डायरेक्शन किसकी निकालनी थी, वाई की, तो मैंने वाई की डायरेक्शन निकाल ली। समझ आ रही है? तुम पानी पिलाओ, तुम्हें क्या समझ आ रही है? चलो जी बच्चों, लगाओ बेटा मुसलमानों, तुक्के लगाओ, दिमाग भी लगाओ और तुक्के भी लगाओ। The magnitude of acceleration produced in object in inversely proportion with the keeping force constant. Keeping force, the magnitude of acceleration produced in a पढ़ लो खुद। ऐसा लग रहा है जैसा टेस्ट दे रहे हो आप लोग, लेकिन दिमाग नहीं यूज कर। थैंक यू। आजा बैठ जा भाई, ग्लास। ओए इतना मुश्किल, आवाज नहीं आती, मेरी आवाज आ रही है अब तक? नींद आ रही है? 100% में ऐसा है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इतना टाइम पूरा 1 मिनट, इतनी बार तो 1 मिनट होता है एमसीक्यूज को करने, इसको तो 1 सेकंड के अंदर करके अगले कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज को टाइम दो। इनका टाइम बचाकर जो कैलकुलेटर होता है ना, उसको टाइम दिया करो। इसका 1 सेकंड के अंदर लगा के आगे चलो, फिर एक पूरा मिनट बच जाता है आपको एक कैलकुलेशन के लिए। अब कैलकुलेशन वाले के लिए 2 मिनट हो गए, लेट करो अगला फिर कैलकुलेशन के बगैर आ जाए, इसका भी 1 मिनट बचा लो उसी वक्त। इफ द डिस्टेंस कवर इज 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0, मस्ट बी 0। 3 मिनट मिल गए एमसीक्यू को, इस तरह टाइम को मैनेजमेंट करते हैं। नहीं तो 200 मिनट होते हैं आपको, बहुत टाइम होता है अगर टाइम को मैनेज सही किया जाए। अगर आपसे सोचते 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 पूरा 1 मिनट को 1 मिनट ही दे रहे हो एमसीक्यूज को, तो देन यू विल वेस्टेड इन द डबलिंग ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वैल्यू। तो क्या बनेंगे अगर मैं मास को डबल कर दूं और एक्सेलरेशन को भी डबल कर दूं, तो फोर्स क्या होगी? इसको सोचने का टाइम है। इंक्रीज 2 टाइम, 4 टाइम इंक्रीज करेगी। एफ इज इक्वल टू एम में मैं मास को भी डबल कर दिया, एक्सेलरेशन को भी डबल कर दिया। ऐसे ही बोला ना, अगर मास एंड एक्सेलरेशन दोनों को डबल कर दूं तो फोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला? फोर्स एक्ट कर रही है मास पे रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वैल्यू। समझ आई? चलो, बड़े आसान है ये भी इकैड का। इकैड में कैलकुलेशन वाले बहुत आते हैं। A train take 1 hour to go from one station to another station। तो स्टेशन बना लेते हैं प्यारा सा। स्टेशन के लिए एक पटरी बनानी पड़ेगी, पटरी स्ट्रेट बनाते हैं ना। ये लो जी, मैंने एक पटरी बना ली। अब इस पे ट्रेन तो नहीं मैं बना सकता, इसको पटरी कंसीडर कर लो, ठीक है।
अब वो एक स्टेशन से शुरू होती है, S1 से शुरू होती है और S2 पे जाती है। टोटल टाइम कितना ले रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम कितना ले रही है, 1 घंटा वो टाइम ले रही है। तो 1 और जो टाइम ले रही है, तो अब आगे देखते हैं। इट ट्रेवल एट द स्पीड 30 किलोमीटर फॉर फर्स्ट हाफ आवर्स। आधे घंटे में वो कितना सफ़र करती है, 30 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र करती है। इसके आधे घंटे में यानी वो आधा सफ़र करेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम वो कितना ले रही है, हम कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम वो ले रही है 1/2 आर। और यहाँ पे स्पीड कितनी ले रही है, अगला देखो। और फॉर द फर्स्ट हाफ एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑफ द फॉर द नेक्स्ट हाफ। तो देखो अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का टाइम है वो कितना है, 1/2 आवर। और यहाँ पे स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। हमें स्टेटमेंट यहाँ तक समझ आ गई। हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम S1 फाइंड कर लेते हैं, S2 फाइंड कर लेते हैं, तो उसका S1 प्लस S2 कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, फिर 1 आवर पे डिवाइड कर देंगे। पहले टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने पे डिवाइड है, 2 पे। तो पहले S1 फाइंड कर लें। S1 फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, V मल्टीप्लाई बाय T। ये V1 कर दूं और ये T1 कर दूं। S1 V1 कितना है फर्स्ट आवर में और टाइम कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 मीटर यूनिट होता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा आवर्स में आ रहा है तो यहाँ पे क्या यूनिट लगेगा, किलो मीटर। ठीक है, कन्वर्जन नहीं की क्योंकि यहाँ देखो आंसर देखो किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो पहले एमसीक्यूज के ऑप्शन देख लेते हैं कि एमसीक्यूज में कन्वर्जन है या नहीं है। अगला देखो, S2 फाइंड करने के लिए ड्रैग कर दूं, S2 फाइंड कितना आ गया, और एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, कितना हो गया 40। टोटल टाइम कितना हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन है या नहीं है, सी ऑप्शन है। कोई मुश्किल, कोई मुश्किल, ये सबसे मुश्किल आंसर को ये कैट के, इससे तो मुश्किल नहीं नजर आएंगे, इसकी गारंटी है। अभी तक एमटी कैट के इतने मुश्किल आते नहीं है, आते हैं तो केमिस्ट्री के आते हैं। आगे चलूं, क्योंकि एक कैट के लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक ही साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स का मिलता है इनको, और आपके लिए 3 सब्जेक्ट साइंस के होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो उसके लिए केमिस्ट्री ज़्यादा वो उसको लेके चलते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ये भी आई होप कि मुश्किल ही है, ऐसे ही है उमर है, सही अभी तक सही है ना। चलो जी, द इन स्ट्रेट लाइन मोशन द एक्सेलरेशन इज, कंडीशन बताओ, स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन क्या हो सकती है आपस में, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकती है, तो पेंडिकुलर हो सकती है वेलोसिटी के, वेलोसिटी एंड वर्टिकली हो सकती है, एंड वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, यानी एक्सेलरेशन इज वर्टिकली हो सकती है और वेलोसिटी हो सकती है हॉरिजॉन्टल, या एक्सेलरेशन वर्टिकली हो सकती है और वेलोसिटी कैन बी एनी डायरेक्शन हो सकती है। एक्सेलरेशन की स्टेटमेंट बताओ, एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल हो सकती है, एंटी पैरेलल हो सकती है। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो स्टेटमेंट ही गलत है ना, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती कभी भी वेलोसिटी के। ठीक हो गया ना, लेट करो, क्योंकि वेलोसिटी नहीं प्रोड्यूस करनी है एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो परपेंडिकुलर तो सीन ही नहीं खत्म हो गया ना, ये तो स्टेटमेंट ही खत्म होगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में होगी। परपेंडिकुलर का मतलब यह है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन वर्टिकल एंड वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, ये भी आपस में क्या हो गया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये भी केस गलत हो गया। ये वर्टिकली होगी और वेलोसिटी यानी डायरेक्शन में नहीं होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वर्टिकली और वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में नहीं हो सकती। अगर एक्सेलरेशन वर्टिकली है
तो वेलोसिटी भी वर्टिकली होगी। अब यहाँ पे केस एक्सलेशन और वेलोसिटी आपस में क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकते हैं ना। तो पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल है तो दोनों एंटी पैरेलल, यानी यहाँ का ऑप्शन थी
और ये कब से बंद है, कुछ पता है? मारो भाई। मर्जी है बच्चों। चलो जी मैं चलो जी बच्चों, एक्सलेशन ऑफ अ मूविंग कार आफ्टर व्हेन ब्रेक इज अप्लाई नेगेटिव। ब्रेक अप्लाई कर दूंगा तो एक्सलेशन रिड्यूस हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, वेलोसिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे रिड्यूस कर देगी, तो नेगेटिव इसका आंसर आ जाएगा। रिकॉइलिंग ऑफ कैनन आफ्टर फायरिंग अ शॉट इज एग्जांपल ऑफ, कैनन कर लो या गन कर लो, एक ही बात है। हैं न्यूटन? आई थिंक सेकंड ला। बेटा एक्शन और रिएक्शन परफॉर्म करेंगे ना। मैं फायर करूंगा कैनन के जरिए, तो रिकॉइल बैकवर्ड जाएगी और फायरिंग थर्ड लॉ मोशन है। एक गन की तरह फायर्ड हो गया ना कैनन, आपको पता है बड़ा तंबू को बोलते हैं जो गोला बढ़ के धार मारता है। चलो जी, आजकल की नस्ल को क्या पता है ना। चलो है which situation distance is 3 टाइम देन द डिस्प्लेसमेंट। चलो ऐसी कंडीशन बता दो जिसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 3 टाइम आ जाए डिस्प्लेसमेंट के। लगाओ मुसलमानों, लगाओ लगाओ दिमाग, आज सही मौका मिला दिमाग लगाने का। ये दोबारा लाइट बंद हो जाए तो बता देना। डेड हो गई है, यस बैटरी खत्म हो गई है, इसको चार्ज लगाना पड़ेगा फिर जाए कुछ होगा, उसी वक्त बंद हो गई है।
displacement is equal to interval of time possessed. Equal displacement और in equal time क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म लॉस। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम हो तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल टाइम दिस इज यूनिफॉर्म। ये आपकी डेफिनेशन इसी तरह रिवाइज होती है सारी ये सारे मेरा पास है, इसलिए मैंने कंफर्म नहीं किया, मैंने बना दिए सब ये सारे पास है। डायमेंशन आती है ना करनी, -2 m और the total time flight of projectile is still a time flight point is equal पहले भी था the path of projectile usually varies ये भी याद हो when object is moving toward earth the value g अर्थ की तरफ जा रहा है, अगर अर्थ से दूर जाएगा तो नेगेटिव, अर्थ की तरफ जाएगा तो मालूम करके आसान है। चलो the motion of the body along y axis is शाबाश वन डायमेंशनल है इसका, ये क्या है बेटा, ये आपने नीट लिखनी है, नीट के एग्जांपल आपकी पास पेपर नहीं है आपको, मैंने एक एग्जांपल रखी है मेरी कल कर ली थी मैंने, ये एक एग्जांपल रखी है एंगल उसमें एंगल ताकि आपकी एग्जांपल क्लियर होते हैं हमारे से मैं कर रहा हूं। आसान है, 100 ग्राम और बार is moving toward right of velocity 20 meter per second. It take a head-on collision with an 8 kg steel bar initially at rest. Compute velocity of the ball after the collision. हमने velocity फाइंड करनी है after the collision। फिर दोबारा स्टेटमेंट को समझते हैं। मेरे पास 2 balls हैं, एक बार कितना है 0.1 kg और दूसरी बार कितनी है मेरे पास 8 kg की। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1 कितनी है 20 और v2 कितनी है। It make a head-on collision with an 8 kg steel bar initial at rest। मेरे पास v2 क्या आ गया 0। आ रही है समझ नहीं आ रही? जब क्लियर करें